आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला के लिख दिया जाए तो उनको वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक परिवार है जिनको कहा जाता है संख्याओं के प्रकार। तो उन संख्याओं के प्रकार को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं और फिर उसके बाद पूर्णांक, और इस तरह से हम अलग अलग तरीके की जो संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो गिनती के काम आती हैं और गिनने के काम आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है कि जो प्राकृत संख्याएं थोड़ा सा इससे एक लेवल आगे हैं, पूर्ण संख्याएं केवल इसके आगे 0 लिख देने से क्या होता है, वो पूर्ण संख्याओं में बदल जाती हैं। पहले से ये प्राकृत संख्याएं तो हैं ही, परंतु इनके आगे अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं में बदल जाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं का ये समुच्चय बन जाता है। ये भी इनफाइनाइट तक होता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि ये पूर्ण संख्याओं से थोड़ा आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं। ये क्या होती है कि जो हमने 0 से इनफाइनाइट तक देखा वो पूर्ण संख्याएं। यदि 0 से नीचे आया जाए तो 0 से नीचे आएगा तो वो माइनस में आएंगी संख्याएं। तो जो माइनस में संख्याएं होती हैं, माइनस में 1 -2 -3 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें 0 को भी शामिल किया जाता है। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और शून्य। ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं जो कि हमने देख लिए। फिर है नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं जो है वे संख्याएं जिनके केवल वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड, जिन किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले 4, तो 4 को ही देख लेते हैं हम। 4, तो 4 जो है, 4 का जो है वो 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 4 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 2 के पहाड़े में भी आता है। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर होंगे, ये फैक्टर मतलब गुणनखंड जो होंगे वो 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो इस तरह से 3 गुणनखंड होने की वजह से क्या है, ये 4 जो है एक भाज्य संख्या है। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं, 16 ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हम 16 देख लेते हैं। जैसे 16 रख लेते हैं। 16 जो है वो 2 से कट जाता है, 16 8 से भी कट जाता है, 16 4 से भी कट जाता है, 16 1 से भी कट जाता है और 16 16 से भी कट जाता है। तो इस तरह से इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, और 2 से अधिक गुणनखंड, जिस भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 64। 64 को देखें यदि हम, तो 64 क्या है, 2 से कट जाता है, 64 8 से कट जाता है, 64 4 से कट जाता है, 64 2 16 से कट जाता है, 64 जो है 32 से डिविजिबल है, 64 64 से डिविजिबल है, 64 जो है 1 से भी कट जाता है। तो इस तरह से इतनी सारी संख्याओं से क्या है, कट जाता है। तो 64 भी क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगी। 64 भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इस तरह से हमने क्या समझ लिया, भाज्य संख्याओं को समझ लिया। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि भाज्य संख्याओं की जस्ट अपोजिट होती हैं, जिनकी भाज्य संख्याओं में क्या होता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, परंतु अभाज्य संख्याओं में 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। इतनी सी बात हम इसमें ऐड कर देंगे। किसी संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, ऐसे लिख देते हैं। किसी संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2। सबसे पहला एग्जांपल 2 को अगर मैं देखूं तो 2 1 के पहाड़े में आता है या फिर 2 के पहाड़े में आता है, 2 और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो 2 के जो गुणनखंड या 2 के जो गुणनखंड हैं वो 2 हैं, 1 या 2। तो इस तरह से 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। अगला नंबर ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 5। 5 या तो 2 के पहाड़े में आता है, नहीं,
5 या तो 1 के पहाड़े में आता है या फिर 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 के भी 2 ही गुणनखंड हैं। इसी प्रकार हम ले लेते हैं 11, 11 जो है वो भी 11 1 के पहाड़े में, यहाँ पे 11 के पहाड़े में। 13 ले लेते हैं, 13 भी 1 के पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में। इस तरह से जिन जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य अभाज्य संख्या का नाम दिया है। उन संख्याओं को हमने अभाज्य संख्याओं का नाम दिया है और उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं, जैसे जैसे 2 4 6, 2 4 6 नहीं, गलती होगी, 2 3 5 7 11 13 15 और डॉट डॉट 15 भी नहीं, और 13 के बाद हम डॉट डॉट कर देते हैं। इस तरह से 13 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। अब इसके आगे हम देखते हैं, अभाज्य संख्याओं के बाद हमारे आते हैं अगला चलते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। छठवां टाइप है हमारे पास सम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती हैं वो वे संख्याएं होती हैं जो केवल 2 से ही पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसको भी हम जो है लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं या जो संख्याएं केवल 2 से पूर्णतः विभाजित हों उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे लायका 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, इस तरह से जो संख्याएं हमने लिख दी हैं, ये सभी संख्याएं सम संख्याओं का ग्रुप हैं। अब आगे आते हैं, हम सम संख्याओं के बाद आते हैं 7 नंबर पर विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं, इनको जान लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं जो होती हैं वो भी इनकी जस्ट अपोजिट होती हैं। सम संख्याओं के जस्ट अपोजिट इनका, जैसे ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हमने जो है उन संख्याओं को हमने विषम संख्या का नाम दिया है। तो देखते हैं, विषम संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पूर्णतः विभाजित ना हो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 और 9 11 13 15, ये संख्याओं का जो समुच्चय मैंने लिखा है डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं जो हैं विषम संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अभी हमने एक चीज़ यहाँ मिस कर दी, वो थी कि सम यहाँ पर विषम, जब मैं आपको भाज्य अभाज्य पढ़ा रहा था तो उस वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वहाँ पर एक नहीं लिखा था, ना तो भाज्य में लिखा था ना ही अभाज्य में लिखा था। तो वो नोट पॉइंट करके हम लिख लेते हैं कि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, भाज्य ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इस तरह से हमें ये बात भी याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना है हमें, उसको जान लेते हैं। परिमेय अपरिमेय क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इस बात को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं।
परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं कि जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम लिख सकते हैं किस रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन में Q के फॉर्म में। और P क्या है, यहाँ पर P भी पूर्णांक होना चाहिए। ये शर्त है कि P एक पूर्णांक होना चाहिए और Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए और P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ पर दोनों P और Q हमने देख लिए, P और Q जो हैं वो पूर्णांक तो हैं ही हैं, P और Q पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसके साथ साथ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह कुछ भी नंबर लिख दें हम, 1 2 3 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, परंतु Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की लिखी हुई संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। एक सेट लिख लेते हैं हम, जैसे 1 अपॉन में 2, कॉमा 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन में 8 लिख देता हूँ मैं, माइनस का 8 लिख देते हैं, कॉमा 3 अपॉन में 7 लिख देते हैं। तो ये क्या संख्याएं जो लिख रहा हूँ मैं, इन संख्याओं को और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 25/26 लिख लेते हैं। ये संख्याएं जो मैंने लिखी हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम परमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, परमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। और अब देख लेते हैं इसका दूसरा प्रकार है जिसका नाम है अपरमेय संख्या। मतलब वास्तविक संख्याएं तो जब भी कंप्लीट होती हैं जब अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं को समझ लिया जाता है और अपरमेय परमेय को साथ लिखा जाता है, तो वो जो नया समुच्चय प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अब वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आते हैं अपरमेय संख्याओं की तरफ। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं तो जिन्हें हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी P और Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हमने नाम दिया अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या को देखा जाए तो रूट में लिखी हुई संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या होती हैं। परंतु रूट में लिखी हुई सभी संख्याएं अपरमेय संख्या नहीं होती हैं। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि रूट में यदि अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य के बारे में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं होंगी, यदि अभाज्य संख्याएं होंगी रूट के अंदर, वे ही संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएंगी। अपरमेय संख्या कौन सी कहलाएंगी, जो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं लिखी होंगी उन्हें हम अपरमेय संख्या कहेंगे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर की मेन थीम पर, यानी कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। ये तो हमारा बेसिक था। इसके बाद हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है जो टॉपिक्स कवर करने हैं हमको अपने चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक्स क्या हैं। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हमको इसमें चैप्टर में पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और लासा और मासा, और तीसरा टॉपिक हमें को पढ़ना है अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना। हमारी जो एक्सरसाइज हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। इनको हम डिटेल में जान लेते हैं। पहले इन सभी टॉपिक्स के बारे में
अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मान के चलो 32 लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखना है, तो हम किस रीति से लिखेंगे? तो इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करेंगे इसके हम, और गुणनखंड करने से करेंगे हम इसके गुणनखंड, और गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उससे काटेंगे, क्या उससे ये डिविजिबल है या नहीं है, तो यानी कि 2 से कट रही है या नहीं। तो 2 से हम काटेंगे इसको, 2 से 16 बार कट जाएगी, और 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काट देंगे 1 बार। तो जो हमारे पास 2 गुणे में 2, यानी कि जो 32 के गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो 32 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 5 होंगे। मतलब 2 कितनी बार आया? 5 बार आया, तो मैंने शॉर्ट में 2 की पावर 5 लिख दिया है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हमें संख्याओं के संख्या दे रखी होंगी, उनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। थोड़ी यहाँ छोटी संख्या ली है मैंने, वहाँ पर एक्सरसाइज में हो सकता है बड़ी बड़ी संख्याएं भी हों। अब हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा लासा और मासा। तो जो लासा और मासा होता है, किसी भी संख्या का लासा और मासा, जैसे मान के चलो मुझे 2 संख्याएं दी गई हैं, 10 और 32, 10 और 32 दिया गया है। इसमें क्या है कि मुझे बताना है मासा क्या है और लासा क्या है। तो मासा निकालने के लिए तो मुझे पता होना चाहिए कि जो 10 होता है, 10 के अगर जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो आएगा 2 गुणे में 5। और अब 32 के गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभी हम निकाल के आए हैं अभाज्य गुणनखंड 32 के, वो होते हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ पर हमको जो मासा निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 2। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर भी एक कॉमन है, 2 यहाँ पे भी एक कॉमन है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? मासा निकाल लिया 10 और 32 के बीच में। यदि मुझे लासा निकालना हो, लासा, तो इस रीति से लासा निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ी पावर होगी, 2 की सबसे बड़ी पावर होगी, दोनों में जो कॉमन होगी वो लिखेंगे, 2 की पावर 5 और गुणे में 5। इस तरह से हमने क्या निकाल ली? लासा निकाल लिया। इन दोनों के बीच में जो लासा होगा वो ये होगा। अब क्या होता है कि जब ये लासा मासा जो होता है, इन लासा मासा के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती हैं लासा गुणा मासा। यानी कि लासा मासा में क्या संबंध होता है? लासा गुणा मासा अगर करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकल आएगा, मासा। इस तरह हमने क्या कर लिया? ये दूसरा टॉपिक समझ लिया। इससे रिलेटेड हमारे पास क्या होंगे? क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें अपने चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है वो है